रेलू कट्टे के एक नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं फराज कासिम और हम बात करेंगे आज कराची किंग्स की स्क्वाड की जो कि तैयार हुई है प्लेऑफ के लिए। पीएसएल जो है वो कोविड की वजह से बंद हो गई थी, जैसे बाकी दुनिया के स्पोर्ट्स बंद हो गए थे, हमारी लीग भी बंद हो गई थी। हमने भी जैसे पीएसएल कम बैक कर रही है, अपने शो को लेकर कम बैक किया है। हमने एक छोटा सा शो पहले किया था, एक जनरल थिंग्स की ओवरव्यू किया था जो कि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट के बाद नजर आई थी। अब हम स्पेशलाइज शो करेंगे एक्सक्लूसिव टीम्स के ऊपर। सबसे पहले जो कि हम तीनों में से मेरी टीम है कराची किंग्स, उस पर नज़रसानी की जाएगी कि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट के बाद कौन से प्लेयर्स टीम में आए हैं, कौन से प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो कोविड के बाद वापस नहीं आ रहे हैं। तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे दोनों रेलू कट्टे, हसीब फारूकी एंड साकिब शाह। तो दोनों को वेलकम करते हैं। साकिब भाई, हसीब, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। यार अब दोनों की शक्लें एक साथ क्यों नहीं आ रही हैं? एक यार हमारी शक्लों में क्या रखा है, बस हमारे काम देखें आप। अच्छा, पिक्चर इन पिक्चर हो गया था, सॉरी। चलें जी। अच्छा साकिब भाई, हसीब, तो मैंने तो मेरी नज़र इस पर टू बी ऑनेस्ट इतनी नहीं रही है, आप लोगों की ज़्यादा नज़र रही है रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट एंड एवरीथिंग। सो सबसे पहली बड़ी की बात यह है कि कौन से इंटरनेशनल प्लेयर नहीं आ रहे। यार पहले तो आप ये बताएं, आपकी नजरें फिर कहाँ हैं आजकल? यार एक किन चक्रों में आप? मैनचेस्टर यूनाइटेड पे वर्क फ्रॉम होम जो है ना, वो सच्ची बात है, जोक्स अपार्ट, वर्क फ्रॉम होम जो होता है ना, उसमें मैंने आज रियलाइज किया आदमी का खून ज्यादा निकलता है कि पता नहीं यार। हालांकि कुछ आसाइशें हैं कि ड्राइव करके नहीं जाना होता, तैयार नहीं होना होता, सारी चीजें हैं, ट्रैफिक वैफिक, लेकिन जब बंदा घर में होता है तो लगता है उससे एक्सपेक्ट, खुद भी वो एक्सपेक्ट करता है कि वो परफॉर्म ज्यादा करे, कि घर पे किसी को बोलने का मौका ना मिले। तो आज मेरा दिमाग बड़ा, आजकल बड़ा फाइनेंस वर्ल्ड में तो यही होता है कि क्लोजिंग चल रही है, ईयर एंड चल रहा है, तो बहाने होते हैं काम करवाने के। तो बहरहाल तो आजकल दिमाग काम में ज्यादा है। तो बहरहाल सॉरी, उससे वी इन अदर वर्ड्स, कपड़े धोने, लॉन्ड्री करना, ये सब कुछ भी कोड वर्ड एग्जैक्टली सब सीख लिया है। चले जी। तो साकिब भाई, हसीब कौन है बड़े प्लेयर जो कि नहीं आ रहे हैं? हसीब बताएगा, कराची का स्क्वाड है, हसीब कराची से है, तो जरा इस पर रोशनी स्टार्ट करे फिर मैं। यार वैसे हम ये बात पहले कर चुके हैं, क्रिस जॉर्डन नहीं आ रहा है इंग्लैंड से, बिकॉज अगेन वन ऑफ द रीजंस इज उसकी एंगेजमेंट है इंग्लैंड की तरफ से। तो इस वजह से क्रिस जॉर्डन नहीं आ रहा है। उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे ये लोग लेके आए थे रदरफोर्ड और रदरफोर्ड ये आए हैं, और अली खान नहीं आया। अली खान, वैसे भी अली खान को कोई मैच खिलाया भी नहीं था इन्होंने, तो इन्होंने बेसिकली उसको रिटेन नहीं किया। यार अली खान को मुझे तो याद है कि उसको एक मैच में खुर्रम मंजूर चौके पे चौके मार रहा था आखिरी मैच में। एक मैच खेला है अली खान। हाँ, कोयटा के खिलाफ खेला है, बिल्कुल 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 सही। उसके पहले ओवर में 4 चौके उसने लगाए थे खुर्रम मंजूर ने, मैंने देखे थे वो उस बेचारे ने एक ही मैच खेला था और उसमें उसको मोस्ट लाइकली शायद मुझे लगता है या तो वो ड्रॉप हुआ है, क्योंकि उसकी जगह फिर वकास मकसूद को लेकर आए हैं। वकास मकसूद को लेके आ गए हैं। तो यार ओवरऑल बस ये 2 चेंजेस है, इसके अलावा तो वही चेंजेस है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कराची के लिए है कि एलेक्स हेल्स आ चुका है। अच्छा सॉरी। यार सिविल चेयर का यही मसला है। हाँ जी, मैं ये बता रहा था कि जो सबसे इनकी बिगेस्ट साइनिंग, जो प्लाटिनम की पिक थी, वो एलेक्स हेल थी, और वो आ रहा है, और आई गेस कराची के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो ही है। बैट्समैन की बात कर लेते हैं यार। मैं स्टार्ट कर लेता हूँ उस पे। बाबर आजम पिछले साल के हैं, आई गेस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर भी है 345 रन के साथ। ओवरऑल भी इस टूर्नामेंट का अभी तक PSL 5 का टॉप स्कोरर है। बाबर के बारे में कुछ बताने की तो जरूरत नहीं है, वो आजकल जिम्बाब्वे के खिलाफ भी फॉर्म में था, फिर नेशनल T20 में भी आधी सीरीज खेला तो फॉर्म में था। एलेक्स हेल्स का ये था कि ये भी काफी फॉर्म में था। इसने 239 रन किए 7 मैचेस में, 59 की एवरेज थी, 156 का स्ट्राइक रेट था। तो अब देखते हैं कि किस तरह उसी तरह लेके चलता है कि नहीं। और एक बड़ी अच्छी इनिंग्स इसने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 80 रन की खेली थी। तो शर्जील खान, जिन्होंने 10 मैचों में 199 रन किए थे, उसके बारे में कुछ बताएं हसीब आप। और आप दोनों के फेवरेट प्लेयर हैं, स्पेशली हैदराबाद कनेक्शन है फराज का। यार मेरे तो इतने नहीं है, फराज का फराज के लगाव जाती है क्योंकि ऑफ कोर्स वो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। हाँ, बट उन्होंने भी 200 के 199 रन बनाए थे। हाँ। ये है कि स्ट्राइक रेट उनका अच्छा था,
बट कोई बहुत वही बिट्स एंड पीसेस और पैचेस में उनकी परफॉर्मेंसेस थी। एक मैच में उन्होंने आई थिंक 74 अच्छा नंबर्स यार, बनाए थे जो शर्जील खान की स्टैट्स तुम बताते ना, शायद शर्जील खान की बात करें तो हाँ, मेरा पर्सनल वो जाहिर है दो तीन वजह से फेवरेट प्लेयर है। एक तो जाहिर है पाकिस्तान का प्लेयर है, नंबर 2 कराची किंग्स में खेल रहा है, नंबर 3 हैदराबाद का है, और चौथी वजह है कि वो जेन्युइनली मुझे पसंद है। मतलब कोई जनरल बायस नहीं है वो। मैं आई सेड इट बिफोर इन द प्रीवियस सीजन एज वेल, बड़े अरसे बाद जो है वो कोई ऐसा प्लेयर टीम में जो कि जब वो बैटिंग पे आता है तो मैं टीवी छोड़ के नहीं जाता हूँ। आई वेट फॉर हिज इनिंग्स। वो बड़ा एक्साइट करता है मुझे। वो उसकी एक नेशनल टी20 में उसकी परफॉर्मेंसेस 11 मैच में 233 रन की हैं, 21 की एवरेज, 122 का स्ट्राइक रेट, तो ऑलमोस्ट मीडियोकर सी उसकी जिस तरह पीएसएल थी उसी तरह इसका नेशनल टी20 भी गया। तो उसकी फिटनेस के बारे में क्या ख्याल है? मैंने तो एक दो मैचेस में देखा था, अभी तक भारी भरकम ही है। बिल्कुल, और भारी भरकम भी है, और मैंने तो फील्ड में भी देखा ही वाज वेरी स्लो टू रिएक्ट। बंदा जब टीम से बाहर होता है ना तो ये कोशिश करता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं टीम में जल्दी आ जाऊं। सही है, वो एक इस फेज से गुजरता है कि भाई मैंने क्या करना है, जब जो मेरी कमजोरियां हैं, मुझे टाइम मिला है, लेट्स वर्क ऑन माय वीकर एरियाज, वहां पे मैं अपना फोकस करूं। तो शर्जील का जो नजर आता है वो एक तो फिटनेस और एक फील्डिंग। Unfortunately, during the time he's been out of the team, out of the whole national setup, he didn't focus on it. Videos तो डाल के हर कोई बना के हर कोई डाल लेता यार। वो लेकिन हसीब वो वीडियो भी लेकिन काफी वो देखी थी, वो स्लो मोशन में फिटनेस कर रहा था। यार वैसे नेशनल टी20 को अगर आप देखें तो उसमें तो सारी शर्जील खान थे। बॉल बाउंड्री पे जिसके पास जाती थी चौका हो जाता था। मतलब यार ये पॉइंट साकिब भाई, ये पॉइंट पे लेकिन सारों के लिए उतना चांस नहीं था टीम में वापस जगह बनाने का जितना शर्जील खान। अच्छा नहीं, अच्छा इन जनरल, अच्छा ये थोड़ा डाइग्रेस करें, लेकिन इन जनरल में ये बात करना चाह रहा था। मैंने नेशनल टी20 काफी उससे देखा, रोजाना देख रहा था, हाईलाइट्स ही देखने को मिलती थी, शाम में होता था तो मैं, लेकिन बड़े रेगुलरली मैंने उसकी हाईलाइट्स देखी थी और मुझे इतनी हैरत। हम लोग जो इतवार को खेलते हैं ना क्रिकेट, तो वो उस तरह की लेवल की कैचिंग की अगर बात की जाए तो वो उसी लेवल की लग रही थी कि जब कैच यार इतने कैच ड्रॉप हो रहे थे। और आपको मतलब नाम नहीं लूंगा लेकिन बकिया लीग भी हो रही थी, उसमें आप फील्डिंग का स्टैंडर्ड देखें तो दैट वाज लाइक जमीन आसमान का फर्क है यार। मतलब वो प्रोफेशनलिज्म फील्डिंग जो होती है। अच्छा, हमें बचपन से एक चीज सिखाई गई, फील्डिंग आप बैटिंग या बॉलिंग जो है आधी नेचुरल टैलेंट होती है, आधी आप सीख जाते हैं। फील्डिंग ऐसी चीज होती है कि अगर किसी को रोड से उठा के भी लिया, फील्डिंग वो मेहनत करके सीख सकता है, क्योंकि मैंने पर्सनली बहुत बुरी मेरी कैचिंग आपको पता है। लेकिन जनरल बात कर रहा है कि एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आपकी कैचिंग और फील्डिंग जो है ये आप सीख सकते हो, जो कि इट वाज वेरी वेरी अटरली डिसअपॉइंटिंग इन जनरल थ्रू आउट द नेशनल टी20। यार मैं कैच छूटने के अलावा जो सबसे ज्यादा धचका होता था, बाउंड्री पे जो तेज बॉल जाती थी तो पता था ये चौका होने वाला है। अच्छा साकिब भाई, उसमें एक चीज मैंने देखी जो कि बहुत छोटी सी चीज है लेकिन उससे फर्क बड़ा पड़ता है। जो बाउंड्री वाली आप बात करें ना, चौका और उसमें आप अगर आप क्रिकेट देखें थ्रू आउट जो जनरल होती है, उसमें जब बाउंड्री होती है ना, उसमें वो मोटा रस्सा नहीं होता है, वो कुशनिंग होती है, तो बंदा डाइव भी मारता है उसके ऊपर। और वो जो मोटा रस्सा, हमारे टी20 में मोटा रस्सा रखा हुआ था पुराना ओल्ड स्कूल, तो उस पे अगर आप डाइव मार के ऊपर से रगड़ जाएं और ये ना, तो वो समझ रहे हैं ना, अब तो कुशनिंग होती है, तो उस वजह से लोग बड़े मजे से सीधी हेड ऑन डाइव भी मार देते हैं। तो अगर आप हेड ऑन डाइव मार रहे हो उस रस्से के ऊपर या आपके नीचे से गिर गया तो काम हो जाना है आपका। यार जिन्होंने जहां पर रस्सा दूर भी था ना, वहां पर भी यही हुआ है वहां पर। अच्छा सॉरी यार, मैं कट कर रहा हूँ आप लोगों को, बट ये कराची किंग्स का शो है, फील्डिंग क्लिनिक का शो है, तो लेट्स ब्रिंग बैक यार। बीच में ना एक हमारे बड़े अच्छे व्यूअर है अरसलान भट्ट, वो इस टाइम पे शायद YouTube पे हमारी कोई वीडियो देख रहे हैं और कमेंट में कमेंट कर रहे हैं कि लाइव वीडियो बनाओ। तो अरसलान भट्ट, अगर आप वो शायद इसलिए भी देख लो आज लेटर ऑन ये शो साकिब भाई, असल में अभी मैं सेटअप कर रहा था तो गलती से 2 सेकंड के लिए हम गलती से लाइव चले गए थे। शुरू में मैं अच्छा वो लाइव चले गए, नोटिफिकेशन आया होगा, 2 सेकंड के लिए गया था लाइव। हाँ अच्छा खैर, कराची की बात इंशाल्लाह लाइव भी कर देंगे। अगला यार डेलपोर्ट की बात करते हैं। डेलपोर्ट बुझा सा रहा था इस पीएसएल में। 8 मैचों में 178 रन ही किए उसने, 22 की एवरेज से, 121 का स्ट्राइक रेट था। तो डेलपोर्ट ने जो सेंचुरी लाहौर कलंदर के खिलाफ इस्लामाबाद से लास्ट ईयर लगाई थी, उस परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट नहीं कर सका कराची में इस सीजन में। हसीब जी अगेन उसको नई टीम का सेटअप कह सकते हैं या सिचुएशनल कह सकते हैं, क्योंकि कुछ सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन में भी आया जब उसको एंकर रोल करना था।
तो दैट कुड बी द रीजन, बट अगेन लेट्स सी अभी क्या होता है। रीस्टार्ट है, ज्यादा चांसेस नहीं है आई थिंक इन लोगों के पास परफॉर्म करने के 3 दिन के अंदर। लेट्स सी क्या होता है। बिल्कुल। इसके बाद वॉल्टन की बात करते हैं यार। वॉल्टन, कराची ने बड़े इंपॉर्टेंटली डैन लॉरेंस की जगह रिप्लेसमेंट लिए थे वॉल्टन, जब इनके पास, अदरवाइज तो हम डर रहे थे कि शायद इनको रिजवान ही पूरी सीजन में खिलाना पड़ेगा, मगर चूंकि डैन लॉरेंस अनअवेलेबल हुए तो उन्हें वॉल्टन उठाया, और वॉल्टन ने काफी अच्छी विकेट कीपिंग तो की मगर काफी अच्छी बैटिंग भी की, और कई मैचेस में उसने कराची को अच्छा टोटल पुटअप करके दिया। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में वॉल्टन भी बड़ी अच्छी चॉइस है, और वॉल्टन पहुंच भी चुके हैं। वैसे एक बात बताऊं, आज वॉल्टन एक की खबर, सबसे अच्छी, सॉरी हाँ आपकी बात कर रहा हूँ, बात वॉल्टन करें, की सबसे अच्छी बात थी उसका स्ट्राइक रेट। हाँ उसका स्ट्राइक रेट जो था वो 30 खेलता है वैसे भी। 156 157 वाज इट स्ट्राइक रेट। बिल्कुल उसके हिसाब से वो यार, कीपर के हिसाब से उसने 10 मैचों में 152 रन किए, 25 की एवरेज, और 156 का स्ट्राइक रेट है, विच इज वेरी गुड। और इन्होंने रिजवान को टीम में आने ही नहीं दिया प्रॉपर। और रिजवान ने फिर गुस्से में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ मेरे ख्याल में गुस्से में एक दो बातें की थी कि जी जी। मैनेजमेंट मुझे क्यों नहीं खिलाती, मैनेजमेंट से पूछे, मुझसे ना पूछे। तो ऑफ कोर्स ही वाज अनहैप्पी। तो खैर, मगर आई गेस बिटवीन वॉल्टन एंड रिजवान मैं भी वॉल्टन की तरफ ही जाऊंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ही पावर हिटर है और अच्छी हिटिंग कर सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं चचा इफ्ती की। चचा इफ्ती ने 10 मैचों में सिर्फ 79 रन किए थे, 13 की एवरेज, 129 का स्ट्राइक रेट। तो चचा इफ्ती 10 के 10 मैच खेले। काफी लेट बारी आती थी उसकी बेचारे की, मगर ये कि उसमें से 2 दफा तो बारी नहीं आई, मगर जो 8 दफा बारी आई थी उसमें सिर्फ 79 रन ही बना सके। तो क्या यादें आपकी चचा इफ्ती के बारे में? इतनी यादें कि उसके बावजूद वो पाकिस्तानी टीम में जगह बना के और अभी तक है खेल रहे। बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा। यार वैसे पाकिस्तान नेशनल टीम में तो जिस तरीके से उसने ऑस्ट्रेलिया में 2 T20s में और कुछ वनडेज में अच्छी बैटिंग की थी पिछले साल, आई गेस उसकी बेस के ऊपर तो हम कह सकते हैं कि उसकी जगह तो जेन्युइन बनी थी, मगर उसी बेस पे इन्होंने डायमंड में उसको रिटेन कर लिया था इस दफा इफ्तिखार को, कराची ने, बेस ऑन हिज परफॉर्मेंसेस इन ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद कैप्टन की बात कर लेते हैं यार, इमाद वसीम की। 9 मैच में 121 रन किए थे, 30 की एवरेज, विच इज वेरी हेल्दी एवरेज फॉर, जितना नीचे वो खेलता है वो अक्सर नॉट आउट भी आता है। 6 मैचों में बारियां आई थी उसकी, 127 का स्ट्राइक रेट था। मगर जो उसकी जो बॉलिंग थी इमाद वसीम की, उसमें उसने 9 मैचों में सिर्फ 5 आउट किए हैं। वैसे वो विकेट टेकर तो वैसे भी विकेट नहीं है, के वैसे भी। हाँ वैसे भी नहीं, वो तो कंटेन करता है, और उसकी इकोनॉमी 7.47, विच इज गुड अकॉर्डिंग टू पीएसएल स्टैंडर्ड्स। ये अच्छे इकोनॉमिकल बॉलर है। तो फराज, इमाद वसीम आपके कैप्टन है, क्या आपके तासुरात हैं उसके बारे में? हाँ यार, बैटिंग में तो यार वो मैच्योर हुआ, मगर बॉलिंग उस इम्प्रूव, और इम्प्रूव नहीं कर रहा वो अपनी को। हाँ इस दफा खेल रहा था। हम्म। सही, चले आप बॉलर्स की बात कर लेते हैं यार कराची के। सबसे पहले आमिर की बात करते हैं। आमिर ने 9 मैचों में 10 आउट किए थे,
इकोनॉमी 7.52 विच इज वेरी गुड, स्ट्राइक रेट 20 भी एक्सेप्टेबल है। मगर आमिर से यार 9 मैचों में 10 विकेट से ज्यादा की उम्मीद होती है, क्योंकि अगर आप देखें हसनैन ने कोई मेरे ख्याल में 18 और शाहीन ने कोई 15 इस तरीके से आउट किए हुए हैं और अगर आपको पीएसएल में ओवरऑल। आमिर ने जो है वो स्टार्ट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लिया था एक मैच में, इनफैक्ट उसने 4 विकेटें ली थी। हाँ, एक इस जल्मी के खिलाफ यार एक मैच में उसने, मुझे याद है, टॉम बेंटन का आउट किया, फिर हैदर अली को जो क्लीन बोल्ड किया उसने, जिसमें वो घूम गया था। तो वो मैच तो आमिर ने अपने पहले स्पेल से ही जिता दिया था कराची को। अच्छा, तो बस मैं आमिर की ये बात कर रहा था कि इन्होंने 9 मैच में 10 आउट किए हैं, जबकि ओवरऑल हसनैन ने 15 आउट किए थे, शाहीन ने 9 मैचों में 13 आउट किए। तो आमिर से वी वर एक्सपेक्टिंग लिटिल बिट मोर देन 10 विकेट्स। उसको टूर्नामेंट के टॉप 2-3 बॉलर्स में होना चाहिए। जबकि इस टाइम पे लीडिंग विकेट टेकर्स जो हैं वो हसनैन है, शाहीन शाह अफरीदी है, वहाब है, सुहेल तनवीर है, इमरान ताहिर और फिर चल के मोहम्मद आमिर है। तो आमिर की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बताएं। कराची की तरफ से आई थिंक ही हैज द मोस्ट विकेट्स फ्रॉम, अगर कराची बॉलर्स की बात की जाए तो उनके पास सबसे ज्यादा विकेटें हैं। हाँ, कराची की तरफ से तो वो है, मगर ये कि जारी बात है वो सारे मैचेस भी खेल रहा है कराची की तरफ से, और एस बॉलर है, नई बॉल उसको मिलती है। ये साकिब भाई, आमिर के बारे में ये ना आप ही हमेशा इस बारे में बोलते हैं वैसे कि वो बिग मैच प्लेयर है, तो बिग मैच तो प्लेयर है। जहां पे भी बड़ा गेम आता है ना साकिब, उसमें यही होता है। मैं ये मानता हूँ कि बड़ा गेम जब होता है ना तो एक्सपीरियंस का कोई नियम बदल होता नहीं है, तो जो तजुर्बा होता है वो बड़े मैचों में काम आता है। और आमिर ने उस दिन किसी ने वीडियो डाली थी जो कि सही थी, वो या ट्विटर पे कोई पोस्ट डाली थी कि पाकिस्तान के पिछले 10-12 साल में जो 2 बड़ी फतूहात हैं, जो कि 2009 का T20 वर्ल्ड कप और 2017 का जो था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, उन दोनों में आमिर का बड़ा किरदार था। तो मैं तो भूल ही गया था कि वो जो उसमें स्पेल दिखाया आमिर का पहला ओवर, स्पेशली दिलशान को उसने 2009 की T20 वर्ल्ड कप में कराया था। फिर अगेन वे कंपेयरिंग टू 2009 का आमिर टू 2020 का आमिर, लेकिन स्टिल एक्सपीरियंस का कोई जो है ना वो जवाब नहीं होता। लेकिन आमिर की साकिब भाई सबसे बड़ी जो मसला है ना, जो मुझे नजर आता है, वो नजर आता है यहाँ का मेंटली वो जो है ना इरिटेट जल्दी हो जाता है। मैंने ये देखा है उसको, वो समझता है कि वो थोड़ा इंटाइटल्ड है। उसको लगता है कि मैं आमिर हूँ और मैं कर रहा हूँ, मुझे ये रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मुझे विकेट मिलनी चाहिए। कोई उसकी पिटाई लगाता ही करता है तो उसकी थोड़ा सा वो हिल जाता है। So if things don't go his way, फास्ट बॉलर तो और भी, अभी शाहीन की पिटाई वो कर रहा था इस मैच में। ये जो यार जल्मी का नया बैट्समैन आया जो अभी इसने जिम्बाब्वे के खिलाफ, अभी क्या नाम है, हैदर जिस तरीके से मारा था तो उसकी भी हट गई थी शाहीन की, और वो शाहीन ने उसको तंग करना शुरू कर दिया। फास्ट बॉलर के दिमाग जरा खराब ही होते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि वो इतना बड़ा इशू है। इशू ये है कि इसकी आमिर की परफॉर्मेंस, जिस तरह अभी नेशनल T20 में 7 मैचों में सिर्फ 6 आउट और मैक्सिमम उसने दो विकेट्स ही लिए हैं, इकोनॉमी भी 8.73 है, स्ट्राइक रेट उसका 26 है। तो मैं बता दूं कि आमिर काफी मीडियोकर चल रहा है, और दिस इज द रीजन कि वो अभी शायद सिलेक्ट भी नहीं हो पा रहा। तो हसीब के आमिर क्यों नहीं सिलेक्ट हो पा रहा आपके ख्याल में? सर मुझे तो बिल्कुल नहीं पता ना, आमिर ने मुझे आके बताया कि वो सिलेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा। यार आप बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं। लेकिन जो मुझे समझ में आती है, आई थिंक मैनेजमेंट खुद उसको मुझे लगता है कि वो खुद थोड़ा सा, उसका दिल जो है ना वो क्रिकेट की तरफ से थोड़ा सा पीछे हो गया है। हाँ, मेरे ख्याल में वो मुझे जो अपना लगता है कि उसको अपने अंदर एनर्जी ज्यादा लेके आनी चाहिए, उसको जो पैशन और एनर्जी उसके अंदर पहले थी ना, और वो वाली नहीं आने के बाद थी टीम में, वो अब मुझे नजर नहीं आती। एक्चुअल में आमिर के टैलेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, आमिर की कमिटमेंट के ऊपर थोड़े से हमारे कंसर्न्स हैं। उसको थोड़ा सा और एनर्जी पैशन लेकर आए तो इंशाल्लाह ताला आगे आके मुस्तकबिल में पाकिस्तान को सर्व करेगा। आगे चलते हैं यार। उमैद आसिफ 6 मैचों में उन्होंने 6 ही आउट किए थे, मगर मुझे लग रहा है कि विद वकास मकसूद इन उमैद आसिफ को शायद इस दफा प्लेऑफ्स में शायद उतनी जगह ना मिल सके। आपके बड़ी ट्रिकी हो गई है। मैं खुद वकास मकसूद को टीम में डालने की तो कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी आपने एक बंदे को पैसे देके बाहर से मंगवा रहे हैं, आप उसको लेके आ रहे हैं, अब आप 4 बंद पूरे नहीं खिलाएंगे इंटरनेशनल प्लेयर, या वकास मकसूद को खिलाएंगे, फिर आपने इमर्जिंग भी खिलाना है। तो एनीवेज वो स्क्वाड कॉम्बिनेशन की जब बात करेंगे तो उसमें बात कर लेंगे। बट उमैद आसिफ, द ओनली रीजन someone may include उमैद आसिफ is because of his batting capabilities, कि थोड़ा बहुत वो बैटिंग में भी कर सकता है। बैटिंग में वो अच्छे नीचे से आके छक्के लगा लेता है। और अगर पिच हार्ड है और ड्राई है और उसमें स्विंग और सीम कम है तो वो आप उमैद आसिफ के साथ जा सकते हैं।
इसके अलावा जी आपके पास अगले बॉलर की बात कर लेते हैं, अरशद इकबाल 5 मैचों में 5 आउट किए थे। इकॉनमी काफी हाई है, 9.73 क्लोज टू 10, मगर स्ट्राइक रेट अच्छा है यार, 19 का स्ट्राइक रेट है, जो कि बाकी इनके तकरीबन सारे बॉलर से अच्छा है अरशद इकबाल का। तो ये एज ए रूकी मुझे तो थोड़ा सा बल्कि लगा, एज ए फॉर अ फास्ट बॉलर मेरे ख्याल में फास्ट बॉलर की बॉडी थोड़ी सी लीन होनी चाहिए। आप लोगों का क्या ख्याल है अरशद इकबाल के बारे में? सर वही ख्याल है जो आपका ख्याल है, नो डिसएग्रीमेंट देयर। जो मुझे आई मीन एज फार एज T20 इज कंसर्न, ये आखिरी T20 इसने कब खेला था? 13 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से खेला था। अगेन एक विकेट पर, 1 विकेट पर मैच। मगर इसने मुझे इतना याद है कि लाहौर कलंदर ने जो कराची में मैच खेला था, जो कि शर्जील और बाबर ने 10 विकेट से जितवा दिया था, उस मैच में अरशद इकबाल की मुझे को 3 विकेट्स इसने हमारी मिडिल ऑर्डर उड़ाई थी, और इसने एंड में स्कोर भी नहीं करने दिए थे। तो उस मैच में इसने काफी अच्छी बॉलिंग की थी। चलें आगे चलते हैं। अमाद वसीम की बात कर चुके हैं, उमर खान की बात करते हैं। यार उमर खान को 6 मैचेस मिले, सिर्फ 4 आउट किए, 9 की एवरेज, वो 9 में मेरे ख्याल में वो 4 छक्के तो डंके ही होंगे, वो जो उसने 2 ओवरों में मेरे ख्याल में, बल्कि 4 भी नहीं लगाए होंगे, कोई 6-7 ही लगाए होंगे उसको, क्योंकि वो तो इन तीनों को लगाए थे उसने। 25 का स्ट्राइक रेट है। तो उमर खान, यार ये अमाद वसीम और उमर खान एक ही टीम में हो गए हैं। इसमें एक चीज और ऐड कर दूं कि 6 मैचेस तो खिलाए, उसमें से 5 में उसको बॉलिंग नहीं करवाई उससे, नहीं 5 में उससे बॉलिंग करवाई और एक में बॉलिंग हाँ, नहीं करवाई, और वो मैच भी मुल्तान सुल्तान से खिलाफ था। हाँ आई थिंक यार मेरा ख्याल में जिसमें एक मैच में से बॉलिंग न करवाई थी, उसमें अमाद वसीम ने खुद भी एक ही ओवर किया था, जो मुझे याद आ रहा है, और उसपे काफी लेदे हुई थी, तो उसने कहा था मैंने तो खुद भी एक ही किया है। मगर मुझे इतना पता है कि इससे अमाद वसीम पे एलिगेशन है इस तरह की इनसिक्योरिटी वाली। उमर खान, अब देखें ना, 2 एक जैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, एक ही टीम में खेल रहे हैं, एक ने इमर्जिंग में खेलना है, उसको खिला तो देते हैं, मगर उसको मेरे ख्याल में ज्यादा चांसेस मिलने चाहिए थे। मगर खैर उनके पास चूंकि अमाद वसीम ऑलरेडी हैं। तो इसके बाद बात करते हैं यार आमिर यामीन की। आमिर यामीन ने सिर्फ 3 मैच खेले थे और 3 आउट किए उसने, एवरेज 16 जो बड़ी अच्छी है। इकोनॉमी इज ओनली 5.87, तो बहुत इकोनॉमिकल था उन 3 मैचेस में। और वो याद होगा आपके, लाहौर के खिलाफ इन द मिडल वो जख्मी हो गया था, और उसके बाद डेलपोर्ट बेचारी की तो काफी धुलाई हो गई थी। तो मगर ये कि इस दफा आमिर यामीन उसमें भी अच्छी नई बॉल से अच्छी स्विंग कर रहा था नेशनल T20 में भी। यार आमिर यामीन ने आमिर यामीन के बारे में क्या नेशनल T20 में बैटिंग भी अच्छी करी थी। हाँ बैटिंग में ऑलराउंडर तो है वो। अच्छा, मैंने इसको कभी इसको ऐसे मारते धारते देखा नहीं था PSL में स्पेशली, लेकिन मैंने नेशनल T20 में उसको देखा। आई वाज सरप्राइज, उनको उसको काफी बैटिंग मतलब ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि अंधी टेलेंट, प्रॉपर बैट्समैन। नहीं वो प्रॉपर बैट्समैन है। हाँ। वो छक्के चौके मारने वाला नहीं है, वो इनिंग्स को बनाने वालों में से उस तरह का बैट्समैन है कि वो इसी वजह से तो जब आप ऐसे टैलेंट को देखते हैं, जैसे आमिर यामीन हो गया, आपका हमाद आजम हो गया, you look at them, you look at their performances, and then you look at फहीम अशरफ। यार फहीम अशरफ तो मुझे पता था, फहीम अशरफ जब भी आजकल आमिर यामीन का नाम सोशल मीडिया पे आता है तो फहीम अशरफ का जरूर आ जाता है, या फहीम अशरफ का है तो आमिर यामीन का जरूर आ जाता है, क्योंकि कंपैरिजन दोनों में किया जाता है कि जितने चांसेस फहीम अशरफ को दिए हैं उतने आमिर यामीन को क्यों नहीं दिए। मगर यार आई गेस एज ए बॉलर अगर देखा जाए तो फहीम अशरफ के पास शायद पेस ज्यादा है, फॉर अ टेस्ट बॉलर भी इससे ज्यादा है। ऑफ कोर्स इसको आमिर यामीन को भी ज्यादा चांसेस मिलने चाहिए थे। कोई भी ये नहीं कहता, जब भी ये बात करता है कोई भी ये नहीं कहता कि आमिर यामीन को टेस्ट खिलाया जाए। हाँ, आज T20 लिमिटेड ओवर्स की हो रही होती है और आमिर यामीन का जिक्र तभी आता है। अगर टेस्ट की बात है तो अगर आपको फहीम अशरफ की नजर आता है तो फिर आपको हमाद आजम भी नजर आना चाहिए। आई थिंक पिछली लास्ट साकिब भाई, हसीब भाई, मुझे बताया आपकी स्क्वाड में कितने बंदे रह गए, क्योंकि बस 1-2 बंदे रह गए आपकी वो भी आमिर यामीन के बाद आखिरी एक बात कर लेते हैं। आई थिंक साकिब भाई बस अब स्क्वाड की बात कर लेते हैं, जो प्लेइंग 11 उसकी बात प्लेइंग 11 की बात कर ली जाए। चले, मिच मैक्लेगन भी हैं और उसामा मीर भी हैं और वकास मकसूद भी हैं, इन सब की बातें हम आहिस्ता आहिस्ता और कर लेंगे। साकिब भाई पहले मैं आपकी स्क्वाड लगा रहा हूं। हाँ जी, आपकी लगा दी यार। प्लेइंग 11 की बात कर लें कि हर बंदे की प्लेइंग 11 क्या है। मेरी प्लेइंग 11 मैंने आज अपनी प्लेइंग 11 भेजी थी इसको फराज को। तो फराज, आपने मेरी प्लेइंग 11 आपने लगा दी है? जी लगा दी है। तो जी, बाबर, शर्जील, हेल्स, डेलपोर्ट, इफ्तिखार, वॉल्टन, इमाद वसीम, आमिर यामीन,
मोहम्मद आमिर, वकास मकसूद और उमर खान इमर्जिंग में। इसमें ये कि दो नोटिसेबल ओमिशंस आप कह सकते हैं कि मैंने एक तो 3 फॉरनर रखे हैं यार। ये जुबैर खफारी हमारे कराची किंग्स के बहुत बड़े फैन है, ये बेसिकली उन्हीं की है और उसकी प्लेइंग 11 को मैंने आज अप्रिशिएट किया था कि मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी प्लेइंग 11 बन रही है, क्योंकि मैं आमिर यमीन को निकालना नहीं चाहता और शरफन रदरफोर्ड को डालने के लिए, क्योंकि आई थिंक आमिर यमीन ने नेशनल T20 में भी अभी रीजनेबल परफॉर्म किया है और मेरी और जुबैर की अक्सर प्लेइंग 11 वैसे मिल भी जाती होती हैं और इसमें भी कोइंसिडेंटली हमारी प्लेइंग 11 मिल गई है। तो मैं सिर्फ 3 फॉरनर्स के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नीचे आमिर यमीन एज ए पावर हिटर भी मिल जाएगा, एज ए नीचे बॉलर भी मिल जाएगा, ऑलराउंडर जो चाहिए। तो अहमद वसीम और आमिर यमीन मेरे ऑलराउंडर हो गए और नीचे आमिर है। वकास मकसूद नई बॉल से आजकल बहुत अच्छी स्विंग कर रहा है नेशनल T20 में, और उमर खान मुझे पसंद है एज ए इमर्जिंग में, तो आई एम गोइंग विद उमर खान इंस्टेड ऑफ अरशद इकबाल। तो ओवर टू हसीब। हाँ जी, मेरी प्लेइंग 11 प्रीटी मच सेम ही है। दी ओनली बस एक डिफरेंस वो यही है कि इसको समझ लें कि मैंने उस हिसाब से प्लेइंग 11 बताई है जो कि हो सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि अगर वो 4 फॉरेनर्स खिलाने हैं उन्होंने, इफ दे डिसाइड टू हमने 4 फॉरेनर खिलाए, तो फिर अनफॉर्चुनेटली वकास मकसूद की जगह मिच मैक्लेनेगन आएंगे। इवन दो मिच मैक्लेनेगन की ने एक मैच खेला था, उसमें 1 ओवर कराया था और शायद 14 रन दिए थे लास्ट टाइम। वो अफरीदी ने 2 छक्के लगा दिए थे जी, तो उसके अलावा और कोई परफॉर्मेंस नहीं है। बट अगर चांस ये है कि, क्योंकि मुझे लगता है कि यार आपने एक बंदे को बुलाया है, उसको सिक्योर, उसमें आप उसको पैसे भी दे रहे हो और सिर्फ रेस्ट करने के लिए तो नहीं बुला रहे आप उसको, ठीक है बात, यू आर इन्वेस्टिंग ऑन इट, तो यू विल प्रोबेबली प्ले हिम इन द प्लेइंग 11। इफ नॉट, अगर उसकी जगह वकास मकसूद खेलता है तो बाय नो मींस मुझे किसी किस्म की कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने वाली। बट मेरी प्लेइंग 11 में सिर्फ वकास मकसूद की जगह मिच मैक्लेनेगन। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन बिफोर वी गो टू द फाइनल रेटिंग, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड रेटिंग, एक क्वेश्चन फराज से करना चाहता हूँ। फराज, इस दफा फिर सीटी बजेगी और प्रॉफ डीनो नहीं होंगे, तो आपके आई गेस इस दफा कोच मेरे ख्याल में वसीम अकरम ही होगा, तो डीनो के ना होने से आपकी टीम पे क्या फर्क पड़ेगा? और आई गेस या टीम हो सकता है जज्बे के लिए, जीतने के लिए जाए कि यार हम डीनो के लिए जीतना चाहते हैं, मगर उसके ना होने से कोई फर्क तो पड़ना चाहिए। जैसे कि वो जो मैं पहले बात कर रहा था ना आमिर पे, कि वो जैसे छोटी सी बात थी, तजुर्बा जो होता है ना, हम लोग ज़ाहिर हम एक आम फैन जो है वो छोटी छोटी चीज़ें, नुक्ते, बारीकियां जो है वो नहीं समझ सकते। तो वो उसकी डीनो की मशहूर थी, इसकी एक डायरी होती थी, तो वो डायरी मेंटेन करता था, उसकी रेड बुक थी कोई, वो थी मेंटेन करता था, उसमें ब्लू बुक हो गई, बाद में ब्लू बुक हो गई थी। हाँ, तो वो मेंटेन करता था। वो बहुत ही छोटी सी चीज़ होती है। मैं आपको एग्जाम्पल दिया था, अगेन डीनो से अपने आपको कंपेयर करता है, मैं आपको पहले एग्जाम्पल दिया था, हम पहले खेलते थे हैदराबाद में जिमखाना में, तो हम जो है रमजान में पूरे टूर्नामेंट में अंपायरिंग करते थे। अंपायरिंग करने का मकसद ये होता था कि बकिया टीमों का जायजा लेना कि इस बैट्समैन की क्या वीकनेस है, इसकी क्या है। तो वो आजकल तो वो कंप्यूटर एनालिसिस वो सब की जाती है, लेकिन जो तजुर्बा, जो नज़र होती है, जो कि डीनो की थी, जो कि वो अपनी उसमें लिखता था और इससे जो हेल्प, वो फर्क जाहिर है। और वो अगेन बिग मैच, बिग प्लेयर जो होते हैं ना, वो वाली बात होती है, मेंटालिटी वाली बात होती है। लेकिन ऑब्वियसली डीनो उसकी रिप्लेसमेंट नहीं, लेकिन वसीम अकरम इज नॉट अ बैड रिप्लेसमेंट आइदर। और वसीम अकरम की छोटी सी बात की जाए तो वसीम अकरम भी जो है ना, कि वो जैसे हम कनाडा में इमिग्रेट होकर कैनेडियंस बन गए ना, वसीम अकरम कराची माइग्रेट करके वो कराचीआइट बन गया, उसने कराची को दिल से अपना लिया है। So he's a very converted but a very true Karachiite. So it's a very good fit, I think. And यार मगर वो सुबह सुबह समंदर पे जाके हम लोग को गालियां क्यों देते हैं? यार वो बातें सही करते हैं साकिब भाई, हमने वहाँ पे देखिए, मैंने भी कराची में बहुत टाइम गुजारा है, और अफसोस लोग कहते हैं कि लोग पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान को गालियां, जहाँ ऐसी बात नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि स्पेशली जब आप मुल्क से बाहर निकलते हो साकिब भाई, जाहिर वसीम अकरम ने भी दुनिया देखी, उसकी बीवी गोरी है, आप जब मुल्क से बाहर निकलते हो तो आपको छोटी छोटी चीजें रियलाइज होती हैं कि यार नजर आती हैं कि ओनरशिप लेने वाली बात होती है ना। वसीम अकरम वाली बात है कि आप वो शहर की ओनरशिप लेना कि भाई मेरा भी शहर है, तुम्हारा भी शहर है, तो वो जो कचरा फेंकना, और ये तो अगेन दैट्स अ डाइग्रेशन, बट अगेन पॉइंट इज के वो ही इज अ वेरी ट्रू कराचीआइट, एंड डीनो की रिप्लेसमेंट अगर हमें कोई मिलनी थी तो वसीम अकरम इज नॉट अ बैड ब्रेन्स टू हैव बिहाइंड द शो। चलें यार, स्ट्रेंथ, वीकनेस और रेटिंग की बात कर लेते हैं यार। स्ट्रेंथ, आई गेस स्ट्रेंथ यही है कि इनकी डीप बैटिंग है, आई गेस बॉलिंग भी अच्छी है इनकी। हमने जब पहले एनालिसिस किए थे तो उसमें हमने इनके लेट मिडल ऑर्डर में पावर हिटिंग की बात की थी, जिसमें जिस तरह जॉर्डन भी कर लेता था थोड़ी बहुत हिटिंग, आमिर यमीन भी कर लेता है, मगर इस दफा शरफेन रदरफोर्ड आ गया, अगर वो खेलेगा तो वो प्रॉब्लम तो हल हो जाएगी। तो वो आई डोंट थिंक सो कि वो इतनी बड़ी वीकनेस रहेगी। अगर इनके बॉलिंग में
फास्ट बॉलर में तजर्बे की हमने बात की थी, वकास मकसूद होंगे, रूकी होंगे, मैकलेगनन वो हो सकते हैं, तो आगे आमिर के अलावा आमिर के लेवल का और कोई बॉलर नहीं है। तो आई गेस फास्ट बॉलिंग में अगर कोई थोड़ी सी बहुत मुझे वीकनेस नजर आ रही है तो वो फास्ट बॉलिंग है कि आमिर के अलावा कोई एक्सपीरियंस नजर नहीं आ रहा। और फाइनल रेटिंग आई गेस ये टीम जीत भी सकती है। आई गेस इस टाइम पे तो 4 टीमों में से कोई भी जीत सकती है, मगर टॉप 2 में मैं देखता हूँ कराची को। ओवर टू हसीब। यार उसकी आवाज आना बंद हो गई है मुझे। सॉरी, हाँ मैं म्यूट पे चला गया था। हाँ, तो मुझे मेरे हिसाब से जो इनकी अगेन स्ट्रेंथ आप बात कर चुके हैं, बैटिंग डीप है। ये और बात है कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि बैटिंग डीप तो है, लेकिन आई एम नॉट श्योर इमाद और की क्या फॉर्म है। जो बिगेस्ट वीकनेस मुझे लगती है इनकी टीम में वो है लेग स्पिन का ना होना। एक उसामा मीर है यार, लेकिन अब शामी टीम में है, प्लेइंग 11 में उसका होना जरा मुश्किल है। आई थिंक मुश्किल, आई कैन सेफली से नामुमकिन है एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो इस वो एक मुझे वीकनेस नजर आती है। दूसरा मुझे थोड़ा सा शर्जील खान की फॉर्म और एलेक्स हेल की फॉर्म कोई मुझे नहीं पता। तो लेट्स सी हाउ इट गोस, बट ऑन पेपर बैटिंग स्ट्रांग लगती है, डीप लगती है। इस वक्त करंट फॉर्म क्या है ये कुछ नहीं पता है, और इनको ना प्रैक्टिस मिलनी है ज्यादा ना कुछ और आना है, एक 2 प्रैक्टिस मैच तो सबके हैं। लेकिन साकिब भाई आपको पता है मैच फिट होने के लिए एक प्रैक्टिस मैच इज नॉट इनफ। हाँ ये तो है, अभी क्वारंटीन में भी जा रही है। अरे जाने से पहले एक आखिरी चीज आप दोनों से पूछना चाहता हूँ। आज एक खबर आई है कि एक प्लेयर, फॉरेन प्लेयर जो आया था, वो उसको कोरोना पॉजिटिव आ गया। उसकी आइडेंटिफिकेशन तो सीक्रेट रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऊपर उसको आइसोलेट कर दिया होटल के रूम में, आइसोलेशन एरिया में। कुछ खबर है कि क्योंकि अभी तक 4-5 ही, लाहौर का एक पटेल आया हुआ था, वॉल्टन, कराची के वॉल्टन और डेलपोर्ट आए हुए थे, बाकी जो जल्मी एलेक्स हेल्स आया हुआ है। अब जल्मी के प्लेयर्स तो आज मैंने खेलते हुए देखे हैं कि ब्रैथवेट और साकिब मकसूद खेल रहे थे आज। तो आपके ख्याल में कौन हो सकता है वो? सर कोई आइडिया नहीं यार। इंग्लैंड में बहुत फैला हुआ है, ज्यादा से ज्यादा बहुत हाई चांस है कि कोई इंग्लिश प्लेयर ही हो सकता है। लेकिन भाई पटेल को ना करा देना, पटेल मेरा एक वाहिद ऑलराउंडर है। नेवर नो। एनीवे साकिब भाई, आधा घंटा तकरीबन हो गया है, और तो फिलहाल खत्म करते हैं। तो एनीवेज गाइस, दिस वाज आवर शो अबाउट कराची किंग्स, और जो है हम लोग इस तरह मजीद टीम पे इंडिविजुअल शो करते रहेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं फराज कासिम, अल्लाह हाफिज।